जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 2.0, जो कि आपका बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बैच है। इसका फुल लेंथ टेस्ट करवाया गया था। आपका टेस्ट नंबर ये 1 है। इसमें टोटल सर के द्वारा बताया गया है कि 20 टेस्ट करवाए जाएंगे इस टोटल होमवर्क सीरीज के तहत। तो 20 में आपका एक हो चुका है, जो कि 26 मई को सर के द्वारा इसको कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि ये टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए ला सकूं। और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई थी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गांधी इरविन समझौता आपका किया गया था 5 मार्च 1931 को किया गया था। गांधी और उस वक्त भारत के वायसराय हुआ करते थे इरविन, उनके बीच में ये समझौता किया गया था। और इसमें जो हिंसक जो थे ना, इनको यहाँ पे रिहा करने की बात नहीं की गई थी। इसी के कारण भगत सिंह को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया था। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना करने के अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समझौते के तहत ऐसा नहीं कहा गया था कि आप धरना नहीं कर सकते हो। धरना का अधिकार था, ठीक है। तीसरा है कि समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। तो ये कथन देखिए आपका सही है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा गया था। तो 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए। देखिए, यहाँ पे परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थल पूछा गया है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्र ये सभी के सभी परिपक्व थे। बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो भी परिपक्व थे। आपके लोथल, हड़प्पा, चनहुद्रो और लोथल, कालीबंगा, बनावली ये सभी के सभी जो थे परिपक्व थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल आपका हड़प्पा था। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज कहाँ पे किया गया था, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये रावी नदी के तट पे, ध्यान रखिएगा, ये रावी नदी के तट पे है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये भी पाकिस्तान में आपको सिंधु नदी के तट पे हो जाएगा। चनहुद्रो भी सिंधु नदी के तट पे हो जाएगा। बनावली की बात करते हैं तो ये आपका वर्तमान में हरियाणा में देखने को मिलता है। कालीबंगा आपको राजस्थान में देखने को मिलता है और मोहनजोदड़ो तो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। लोथल की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था, तो ये आपका लोथल में हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे। और ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है। हड़प्पा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें विशाल अन्नागर के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा से ध्यान रखिएगा। चनहुद्रो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे सौंदर्य की चीज़ें हमें देखने को मिला है, जैसे कि दर्पण आपके हो गए, लिपस्टिक हो गई, ये सभी का साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये हमें चनहुद्रो से देखने को मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल अगर पूछा जाएगा तो ये आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सेकेंड पे आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। वही अगर भारतीय संदर्भ में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी हो जाएगा और सेकेंडवा स्थल आपका धौलागिरा हो जाएगा, जो कि गुजरात में अवस्थित है। और ये यूनेस्को के 40वें साइट के रूप में भी शामिल किया गया है। तो हड़प्पा से संबंधित ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाले गवर्नर कौन थे। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले आपका स्टार्टिंग होता है 1765 में, जब बक्सर की युद्ध होता है। उसके बाद आपका इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इसी टाइम क्लाइव आते हैं और वो इलाहाबाद की संधि करते हैं और साथ ही साथ वे द्वैध शासन को शुरू कर देते हैं। बाद में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, क्योंकि 1772 में इन्होंने द्वैध शासन को उन्होंने समाप्त कर दिया था। बात अगर हम लोग द्वैध शासन की करते हैं तो इसके जनक ध्यान रखिएगा काटियस को जाना जाता है और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और प्रांतों से हटाकर केंद्र पे द्वैध शासन कब लगाया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल के गवर्नर को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। देखिए, बंगाल के ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको मार्क्विस की उपाधि दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने तीसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना, तो इसके बाद इनको ये उपाधि से नवाजा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत में नागरिक सेवा और पुलिस सेवा के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये आपके कॉर्नवालिस माने जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव से ध्यान रखिएगा कि आपका 1747
में जो आपका प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद जाके आपका 1765 में जो आपका इलाहाबाद की संधि होती है ना, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया जाता है। वहीं पे वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ब्लेजली की बात करते हैं तो ये सहायक संधि इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और सहायक संधि सबसे पहले थोपा किस पे जाता है, तो हैदराबाद पे थोपा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये जाना जाता है आपका मौलवी अहमदुल्ला खां को। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर लिकायत अली खां की बात करते हैं तो इन्होंने इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व करा था 1857 की क्रांति का। वक्त खां की बात करते हैं तो दिल्ली में आपके बहादुर शाह जफर थे, उन्हीं का एक सेनापति था वक्त खां, तो इन्होंने दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व करा था। और आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व करा था। बात अगर हम लोग 1857 की क्रांति की करते हैं तो 31 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 34वां एनआई से। और बाद में इनको 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है। और बाद में आपको 10 मई 1857 को मेरठ से इसको फाइनली स्टार्ट कर दिया जाता है 1857 की क्रांति। और इसकी सबसे पहली घटना होती है दिल्ली जाना, इनकी पहली घटना थी। वहाँ पे जाके इन्होंने बहादुर शाह जफर से उन्होंने नेतृत्व करने के लिए उन्होंने आग्रह करा था। तो पहली घटना इनकी क्या थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वहीं पे अगर अवध से बात करते हैं तो अवध रखिएगा बेगम हजरत महल थी। कानपुर से आपके नाना साहब हो जाएंगे। ग्वालियर से आपके लक्ष्मीबाई हो जाएंगे, जिनका अंतिम युद्ध आपका होता है हिरोज के साथ। ठीक है, और इनका मुख्य समाधि पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इनका समाधि आपका ग्वालियर में ही अवस्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको 1857 की क्रांति से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1830 में पारित शारदा एक्ट के तहत लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शारदा एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया था कि जो लड़के की जो शादी की उम्र होंगे ना वो 18 साल होंगे और लड़कियों के यहाँ पे 14 साल होंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे। तो ये आपका हो जाएगा अहमदिया आंदोलन, जो कि आपका स्टार्टिंग होता है 1889 में, जो कि शुरू किया जाता है गुलाम अहमद खां के द्वारा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था। देखिए यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन के कार्य पूछा गया है, जहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं था। पहला है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा को घटाने का विरोध किया गया था, तो ये तो कथन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि उच्च प्रशासनिक पदों पे भारतीयकरण की मांग की गई थी। देखिए यही आपका गलत हो जाएगा, इसकी मांग आपका किया गया था भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कांग्रेस की जब स्थापना होती है आपका 1885 में, तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेश नारायण बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए यही आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। तीसरा है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बम्बई में हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कथन पूछा गया था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम को बताइए। तो देखिए लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही सहायक संधि लाया गया था। उसमें से सबसे पहली बार सहायक संधि को एक्सेप्ट किसने करा था, तो हैदराबाद के द्वारा किया गया था 1798 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका मैसूर हो जाएगा 1799 में। उसके बाद आपका अवध हो जाएगा 1801 और ग्वालियर आपका हो जाएगा 1804। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ। देखिए आंग्ल नेपाल का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें यहाँ पे एक संधि होती है आपकी सुगौल की संधि, जो कि आपका 1816 में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी संधि के द्वारा आपका आंग्ल नेपाल का युद्ध समाप्त होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। तो इनके द्वारा प्रथम संस्था स्थापित किया गया था आत्मीय सभा, जो कि 1815 में स्थापित किया गया था। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना आपका किया गया था 1828 में। ब्रह्म सभा ही बाद में जाके ब्रह्म समाज के रूप में बनती है।
तो ध्यान रखिएगा। और तत्वबोधनी समाज की स्थापना आपका किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में, तो इसको याद रखिएगा। वैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का समापन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था। देखिए ये जो प्रावधान आया था, ये जो अधिनियम आया था, इसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं था पूछा गया। पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधि के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया था, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पे प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया था, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संगम निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किए गए थे। देखिए 3 संगम आपका होता है दक्षिण भारत में, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। पहला संगम देखिए आपका होता है अगस्त ऋषि के नेतृत्व में किया जाता है। फिर दूसरा आपका तुल्कापियम की अध्यक्षता में होता है। तीसरा ध्यान रखिएगा आपका नकिरार की अध्यक्षता में होता है। तो तीनों किनके अध्यक्षता में होता है, तो यहाँ पे तो तुल्कापियम है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह चीनी हेनसोंग ने यहाँ अध्ययन किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से पता चलता है, देखिए यही आपका गलत हो जाएगा। चीनी तीर्थयात्री के द्वारा ही सिर्फ इसका वर्णन नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे देश के तीर्थयात्री यहाँ पे आए थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। तो गलत कथन पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खोज की थी। देखिए सबसे पहले बार आपका 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा। उसके बाद जस्ट 1 साल के बाद रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में आपका मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पे किस तारीख को हमला किया था। देखिए जब आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है ना, तो उस परिस्थिति में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पे हमला किया जाता है आपका 7 दिसंबर 1941 को। बाद में इसी के जवाब में जापान पे 2 हमले किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। पहला तो आपका होता है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और दूसरा आपका होता है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। देखिए दोनों अमेरिका के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति ने अगली किस क्रांति को अत्यधिक प्रेरित किया था। देखिए अमेरिकी क्रांति ने आगे किस क्रांति को प्रेरित किया था, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, जो कि आपका चलता है 1789 से लेकर 1799 तक का। वहीं पे अगर अंग्रेजी क्रांति की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1688 में इसको शुरू किया गया था। रूसी क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1917 में इसे शुरू किया गया था। वहीं पे हरित क्रांति की बात करते हैं तो भारत में शुरू किया गया था 1967 से लेकर 1966 से लेकर 1967 तक। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीनी के साथ व्यापार करने पर अधिकार खो दिया था। यहाँ से 2 अधिनियम ध्यान रखिएगा। पहला 1813 का अधिनियम और दूसरा 1833 का अधिनियम। देखिए पहले क्या था ना, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी तो उनको ब्रिटेन के द्वारा एकाधिकार दिया गया था, महारानी के द्वारा एकाधिकार दिया गया था कि जाइए आपको इतने साल तक सिर्फ आप ही ब्रिटेन से व्यापार कर सकते हैं इंडिया में। उसके बाद क्या होता है कि 1813 में एक अधिनियम आता है जहाँ पे चाय, ध्यान रखिएगा, चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, बस यही दोनों पे इनका एक अधिकार रख दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाकी इनका जो भी ब्रिटेन के कंपनी थे ना, उसको वो भी अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, बाद में जो चाय और चीनी है ना, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है आपका 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1833 के अधिनियम के द्वारा हो जाएगा। वैसे 1813 के अधिनियम के द्वारा ही शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का बजट पारित किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद असमान संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत सभी राज्य समान नहीं हैं और कई
को विशेष दर्जा भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 371 के ए के तहत ही नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खजाने का संरक्षक माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वर्णन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148 में हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पे सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा निकाय गठित किया गया? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो केंद्रीय संसाधन है ना, उनका किस तरीके से बंटवारा किया जाए उस पर सलाह देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, और यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान वोटिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य में केवल साधारण मत डाल सकता है? देखिए, सामान्य जब वोटिंग के मामले में होता है ना, तो लोकसभा स्पीकर को यह पावर होता है कि वो निर्णायक मत डाल सकते हैं। ठीक है, इनका वर्णन कौन से आर्टिकल में? ध्यान रखिएगा आर्टिकल 93 में हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है, जो कि यूएसए से इस प्रावधान को इंडिया में लाया गया है। यह एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा अर्ध न्यायिक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हमको राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है ना, तो उससे पहले 14 दिन पूर्व उनको वहाँ पे हमको सूचित करना पड़ेगा कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं। महाभियोग का जो प्रोसेस होता है ना, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, मतलब किसी भी सदन में हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही पहला सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देती है, तो दूसरा सदन जाता है। तो दूसरा सदन में जब ये महाभियोग का प्रोसेस जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को ये पावर दिया जाता है कि वो अपने बचाव में खुद या फिर अपने सहयोगियों को यहाँ पे वो भेज सकते हैं अपने बचाव के लिए। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो भारत में केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी अधिनियम में रखिएगा कि चाय और चीनी का जो अधिकार था ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के संदर्भ में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? देखिए, आपातकाल के संदर्भ में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो वहाँ पे कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है जो पूछा गया है? पहला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सहस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा गारंटी युक्त मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा, ये भी आपका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए किया जा सकता है। तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि क्या संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है? कब? देखिए, अगर संसद चाहती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अगर कोई कानून हमको लागू करवाना हो इंडिया में, चाहे इंडिया के कोई क्षेत्र में ही लागू करना हो, तो संसद के पास ये पावर होता है कि वो बिना भी राज्य से सहमति लिए बिना वहाँ पे कानून बना सकता है, उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे संसद के पास एक और भी पावर होता है, जब राज्य का नाम परिवर्तन किया जाता है या फिर उसकी सीमा में कुछ फेरबदलाव किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिस्थिति में भी संसद राज्य से परमिशन नहीं लेती है। ठीक है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जलधारा से है। गल्फ स्ट्रीम आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट आपका हो जाएगा प्रशांत, फॉकलैंड आपका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक, और अलगुहास आपका हो जाएगा हिंद महासागर। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का आपका हो गया 3, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेलों का निर्माण दाब, आयतन व तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है? तो ये आपका हो जाएगा कायांतरित सेल। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भीय इस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे इस तरंग पूछा गया है जो कि एक प्रकार का भूकंप तरंग है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया। ठीक है, तो पहला है कि इस तरंगे धरातल पे पी तरंगों के बाद पहुंचती है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि इस तरंगे केवल ठोस के माध्यम से चलती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे जो पी तरंगे होती है ना, वो ठोस गैस द्रव तीनों में ये गमन कर सकती है। तीसरा है कि इस तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि इसमें सेल विस्थापन होता है। देखिए इस तरंगे जो होती है ना, वो विनाशकारी नहीं होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपका कोई तरंग होता है तो वो आपका हो जाएगा एल तरंगे, जो कि आपका धरातल पे चलती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका दिल्ली हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेन्नई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको स्वर्णिम त्रिभुज पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम त्रिभुज पूछा जाएगा तो दिल्ली, आगरा और जयपुर को ये कनेक्ट करती है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लॉ अयस्क का उपयोग विद्युत उपयोग के में विशेष रूप से किया जाता है। देखिए ऐसा कौन सा लॉ अयस्क है जिसका यूज विद्युत उद्योग में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बीच बचाओ, तो इसका संबंध आपका हो जाएगा उत्तराखंड से। ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड ही है जो कि आपका समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौकरिक जैवमंडल निश्चय मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का हिस्सा है। देखिए नौकरिक जो जैवमंडल है ना, ये आपका हो जाएगा खासी पहाड़ी का ये पार्ट हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसून का निवर्तन होता है ना, उससे क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आती हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होती है। देखिए सिंधु नदी जो है वो प्रवाहित किन के बीच में होती है, तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख और जास्कर के बीच में होती है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमें आपके सदाबहार वन देखने को मिलता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि उडगल मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है वो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका ऊटी है ना, ये आपका नीलगिरी में अवस्थित है जो कि आपका तमिलनाडु में अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा गया था तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के किस खंड में अवस्थित है। तो ये तीनों का तीनों जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट किनाबुल पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो ये पर्वत आपका हो जाएगा मलेशिया में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से होता है। देखिए नागफनी के जो पौधे होते हैं ना, वहाँ पे तने से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़ के खा जाता है। तो कौन सा ऐसा प्लांट है
जो आपको कीटों को पकड़ के खा जाता है आहार के फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा घटपर्णी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6 मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अंग दिया गया है, इससे संबंधित ये विशेषताएं हैं। अमाशय अष्टमक में क्या होता है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है HCl। दूसरा आपका छोटी आंत, तो छोटी आंत क्या करती है कि पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में ये प्रवेश करवाती हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और बड़ी आंत क्या करती हैं? तो बड़ी आंत जो होती है ना, वो बचा खुचा जो जल होता है ना, उसका वो अवशोषण करती है। वहीं पे यकृत क्या करता है? लीवर। तो लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका ये कट गया। उसके बाद फिर डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लैक्टिक एसिड। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर, जिससे हम लोग ईस्ट कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पादित करता है। इसी के कारण जो ब्रेड होती है ना, वो फूल जाती है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, आँख का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपके कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आइरिस मतलब परितारिका हो जाएगा। वहीं पे कॉर्निया की बात करते हैं, तो आँखों का जब दान होता है ना, तो उसमें कॉर्निया का ही दान किया जाता है। वहीं पे अगर चित्र की बात करते हैं कि आँख में चित्र कहाँ पे बनता है, तो वो रेटिना के पास बनता है। और आँख में कैसे लेंस होते हैं? तो यहाँ उत्तर लेंस हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये आपका गोल्जी काय हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काम क्या होता है कि जितने भी सेल मर जाते हैं ना, उसको ये खा के ख़त्म कर देता है। मतलब इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद भी फट जाता है और सारे सेल को मार देता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, किस रंग का होता है? तो जब ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, तब वो बैगनी कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, बैगनी कलर का होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सूची 1 से 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है। मानव रक्त की बात करते हैं। देखिए, ब्लड का जो पीएच मान होता है ना, ये आपका होता है 7.3 से लेकर 7.5 होता है। वहीं पे मानव मूत्र की बात करते हैं, तो 6.5 से आपका 7.5 के बीच में होता है। वहीं पे दूध का पीएच मान आपका 6.4 हो जाएगा। मानव लार का पीएच मान 5.5 से लेके 7.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और पीएच मान से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? देखिए, यहाँ पे सोडा अम्ल अग्निशामक में आपका किया जाता है बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन करता है और सबसे कम कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटेशियम, अगर उसी हिसाब से देखे तो और सबसे कम आपका हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटे वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे से मुड़ जाती है। तो ऐसा प्रकाश के विवर्तन में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एक रूम है जहाँ पे हमने प्रकाश लाइट हमने जला दिया, या उस वहाँ पे हमने लाइट को जला दिया, उस रूम को हमने जो है दरवाजे से बंद कर दिया। तो यहाँ पे प्रकाश क्या होगी ना कि दरवाजे का जो भी थोड़ा बहुत जो भाग होगा ना, उससे वो बाहर निकलेगी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त और जो आभासी सूर्यास्त होता है उसके बीच में कितना समय का अंतराल होता है? तो इसके बीच में आपका टाइमिंग होता है 2 मिनट का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, ये आपका संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। वहीं पे अगर परमाणु बम पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, वो आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है।
तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये आपका प्रोट्रियम हो जाएगा। प्रोट्रियम का जो भी असमस्थानिक होता है ना, उसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? देखिए, हरित क्रांति जो है ना, ये आपका स्टार्टिंग होता है 1966 से लेकर 1967 के बीच में। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रभाव किस क्षेत्र में रहता है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित होता है? देखिए, सेकेंडरी जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे हम लोग विनिर्माण की बातें करते हैं। पहला क्षेत्र जो होता है ये आपका कृषि और उससे संबंधित जितनी भी गतिविधि हो गई, जैसे कि आपका पशुपालन हो गया, आपका जो भी वानिकी हो गया, ये सब सभी के सभी जो है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेकेंडरी क्षेत्र में आपके जितने भी उद्योग हैं वो आपके आते हैं, और तीसरे क्षेत्र में आपके जितने भी सेवाएं वाले क्षेत्र है ना, वो आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दिया गया? देखिए, ग्रामीण के लिए कहा गया कि 2400 कैलोरी होना चाहिए, और शहरी के लिए कहा गया कि 2100 कैलोरी होनी चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? देखिए, शिशु मृत्यु दर सबसे कम यहाँ पे आपका हो जाएगा केरल में। वहीं पे सबसे अधिक पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। सेकेंड स्थान पे आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए विवरण निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है? तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस तरीके की बातें की जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा का विचार किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1865 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया था 20 रुपये। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल होती है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना, वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होती है, इसको हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करती हैं? तो ये RBI के द्वारा करेंसी नोट को जारी किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा आपका 1935 में होता है, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। इसके पहले अध्यक्ष आपके बनाए जाते हैं A.O. स्मिथ बनाए जाते हैं, और पहले भारतीय अध्यक्ष आपके C.D. देशमुख बनाए जाते हैं, और वर्तमान में आपके 26वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने शताब्दी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? तो ये आपका किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1958 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान के अध्यक्ष आपके समीर कामत जी हो जाएंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अभ्यास विंग्ड रेडर्स हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो ये आपका हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल पर आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है?
तो ये आपका हो जाएगा इंदौर। वैसे इंदौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी इंदौर को ही मिला है। और जो स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत एक रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें 7वीं या 8वीं बार जो है ना वो टॉप स्थान पे इंदौर ही है। तो इंदौर से आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भूकंप जो आया था आपका म्यांमार में, तो उसके जवाब में भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई सेहत ऐप को लॉन्च करा है? तो ये आपका किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो अगर दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बिहार में होता है, लेकिन बिहार में कितने ज़िलों में होता है और बिहार में रैंकिंग क्या है, इस खेल में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स से आपका पूछा ही जाएगा, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य में एक यूरेशियन गोशावर एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी देखा गया है? तो ये आपका देखा गया है महाराष्ट्र के तानसा वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मेधावी जो छात्र होंगे उनको उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को प्रोवाइड करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि योग दिवस 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष का थीम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्ला एक्स किस देश के द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? तो इसको विकसित किया गया है रूस के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। वहीं पे एआई आधारित अगर यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? तो भारत का 107वें नंबर का नेशनल पार्क आपका बना है सिम्पलीपाल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सिम्पलीपाल और सतकोसिया जो है ना, दोनों का दोनों आपका उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व भी है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आक्रामक आपका व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वहाँ पे कौन से प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? दोमट तो पाई जाती है, चिकनी और चिकनी दोमट भी होती है, लेकिन रेतीली दोमट जो है ना वो नहीं पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने करा था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेतृत्व किया गया था हेक्टर मोनरो के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में 115 एकड़ भूमि में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? फाल्गु जो कि गया बिल्कुल सही हो जाएगा, सरयू नदी छपरा हो जाएगा, गंगा नदी पटना, लेकिन सोनपुर नदी हाजीपुर बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा गंडक जो है ना वो हाजीपुर में जाके मिलती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला आवासीय खेल एकेडमी अल्फा किस जिले में बनाया गया है? तो ये आपका बनाया जा रहा है पटना में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अंतर्निहित का आपका हो जाएगा अंतः प्लस निहित। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली निम्नलिखित खरी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम किसे माना जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे अमीर खुसरो। ध्यान रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का दिया गया, क्योंकि बिहार दरोगा में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, तो सर के द्वारा भी इंग्लिश हिंदी यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी कुड सी एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। बाकी का देखिए यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसको खुद ही सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।